बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने ये जाना था कि हमारी संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ था और हमारी संविधान सभा की कार्यशैली क्या थी। वीडियो का अंत हमने नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव की चर्चा के साथ किया था। क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये उद्देश्य प्रस्ताव? आज ये उद्देश्य प्रस्ताव हमारे भारतीय संविधान की न केवल प्रस्तावना है, अपितु ये उद्देश्य प्रस्ताव उन सिद्धांतों की बात भी करता है, उन लक्ष्यों और उन उद्देश्यों को भी हमें दिखाता है जिन उद्देश्यों के ऊपर, जिन सिद्धांतों के तहत हमारी संविधान सभा कार्य कर रही थी, यानी कि संविधान का निर्माण कर रही थी। तो आज के अपने इस वीडियो की शुरुआत अपन नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारी संविधान सभा के कार्य करने के उद्देश्य क्या थे और उनके क्या सिद्धांत थे। इसके बाद में हम ये जानेंगे कि हमारे संविधान में किन किन अच्छी बातों को कौन कौन से संविधानों से शामिल किया गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और बहुत सारे संविधानों का अध्ययन करने के बाद में वहाँ की अच्छी अच्छी बातों को निचोड़ रूप से हमारे संविधान में शामिल किया था। तो चलिए जानते हैं अपन। सबसे पहले अपन जानते हैं नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव को। देखते हैं क्या है उस उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु। पहला बिंदु, भारत एक स्वतंत्र समप्रभु गणराज्य है। पहला उद्देश्य प्रस्ताव ये कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र और समप्रभु गणराज्य है, यानी कि भारत के ऊपर इसके आंतरिक मामलों में और बाहरी मामलों में अन्य किसी प्रकार की शक्ति का कोई दबाव नहीं है। हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं। गणतंत्र का मतलब जो हमारे अपन कहें कि प्रथम नागरिक हैं, हमारे राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्र के अध्यक्ष हैं, प्रथम नागरिक हैं, वो निर्वाचित होंगे, ना कि इंग्लैंड की तरह वंशानुगत होंगे। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देसी रियासतों और देसी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। मतलब कि ब्रिटेन के अधिकार में जितने भी भारतीय क्षेत्र हैं और जितनी देसी रियासतें हैं, ये तो भारतीय संघ के तहत होंगे ही होंगे। इसके अलावा इनके बाहर भी अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि भारतीय संघ का अंग बनना चाहता तो इन सब का सम्मिलित रूप से एक संघ होगा, उसको हम कहेंगे भारत। संघ की इकाइयां स्वायत्त होंगी, यानी कि स्वतंत्र होंगी। उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेंगी जो कि संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। मतलब कि यहाँ एक संघ की सरकार होगी और जो इकाइयां हैं नीचे, उनकी भी अपनी अपनी सरकारें होंगी और ये इकाइयां उन शक्तियों का, उन कार्यों का संपादन करेंगी जिन कार्यों का संपादन और जिन शक्तियों का उपयोग ये संघीय सरकार नहीं कर रही है। देखते हैं अगला बिंदु, संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता होगी। मतलब कि संविधान और इसकी इकाइयां, इनकी जो भी शक्ति है, जो भी सत्ता है, उसका स्रोत कौन होगा? जनता होगी। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण, सर्वोपरि किसे मानता है हमारा संविधान? जनता को। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। ये ठीक ऐसे ही वर्ड आपको मिलेंगे हमारे देश की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंतर्गत कि हम स्वतंत्रता दे रहे हैं। किस किस प्रकार की स्वतंत्रता? सामाजिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। हम विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रहे हैं, हम धर्म की उपासना की स्वतंत्रता दे रहे हैं। तो ये हमारे उद्देश्य थे कि हम इस तरह के संविधान का निर्माण करें कि हम अपने नागरिकों को इस तरह की स्वतंत्रताएं दे पाएं, एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, एक न्यायपूर्ण राज्य दे पाएं। अल्पसंख्यक, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। समुचित सुरक्षा किसको दी जाएगी? अल्पसंख्यकों को, जो कि संख्या में कम है, दलित हैं, पिछड़े समूह हैं जो अभी अपन कहें कि बाकी समाज के साथ बराबरी में नहीं चल पा रहे हैं, उनको विशेष संरक्षण हमारी भारतीय सरकार देगी।
गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। यहाँ ये बात है हमारे राष्ट्र की, हमारी राष्ट्र की संप्रभुता की, हमारी राष्ट्र की प्रतिष्ठा की, कि हम स्वतंत्र होंगे, हमारी क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा होगी, थल में भी, आकाश में भी और जल में भी, यानी कि हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कोई अन्य देश नहीं कर पाएगा। हम अपनी सीमाओं की, हमारी अखंडता की पूरी तरह से कहें कि एक रक्षा करेंगे। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छा पूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। ये कितना सुंदर उद्देश्य है हमारे संविधान सभा का कि विश्व शांति के लिए हम पूर्ण योगदान करेंगे, हम पूर्ण सहयोग करेंगे और स्वेच्छा पूर्वक करेंगे। हमेशा भारत के प्रयास विश्व शांति की ओर होंगे। हम किसी भी युद्ध का, किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करेंगे। अब देखते हैं अपन अगला कि हमारा भारतीय संविधान है वो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत है। अभी अभी हमने जाना था कि वो सिद्धांत, वो उद्देश्य, वो लक्ष्य जिन पर हमारी संविधान सभा काम कर रही थी वो कौन से थे। वो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव ने स्पष्ट कर दिए कि हमारे उद्देश्य ये हैं कि हमारा जो शक्ति का स्रोत है वो जनता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनता है। हमारा उद्देश्य जनता को स्वतंत्रता देना है, सामाजिक समानता देना है, राजनीतिक समानता देना है, न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था देना है। हमारा भारत गणतंत्र होगा, संप्रभु होगा, स्वतंत्र होगा। हम हमारी अखंडता की रक्षा करेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों पर, इन सिद्धांतों पर आम सहमति थी। और ये आम सहमति कब बन गई थी? ये आम सहमति स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही बन गई थी, क्योंकि जो हमारी वो कांग्रेस थी वो उस वक्त लोकप्रिय नेताओं की एक कहें कि अपन समूह था। तो उन लोकप्रिय नेता जो कि जनता की महत्वाकांक्षाओं को प्रकट कर रहे थे, उन सब में इस बात की आम सहमति बन गई थी कि हमें किन किन सिद्धांतों पर आधारित अपने संविधान का निर्माण करना है। इस आंदोलन में उन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी जो कि संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, क्योंकि सिद्धांतों पर, लक्ष्यों पर और उद्देश्यों पर तो पहले से ही आम सहमति थी। अब चर्चा किन प्रश्नों पर हो रही थी? अब चर्चा उन प्रश्नों पर हो रही थी जो कि उस वक्त संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे। जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया उनका सर्वोत्तम सारांश हमें मिलता है नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव में, जिसको अभी अभी अपन ने पढ़ा। इस प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता जैसी प्रतिबद्धताओं को संस्थागत रूप दिया गया। यानी कि हमारा संविधान है वो प्रतिबद्ध है कौन से मूल्यों के प्रति? समानता के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, संप्रभुता के प्रति। तो इस तरह से हमारी जो कहें कि अपन राष्ट्रीय आंदोलन है उससे इन सिद्धांतों पर आम सहमति बनी और कुछ मूल्यों को हमने अपना लिया था। अब देखिए क्या है संस्थागत विशेषताएं हमारे संविधान की। संविधान का मूल सिद्धांत है कि सरकारें लोकतांत्रिक रहें, यानी कि लोकप्रिय सरकार हो, जनता की सरकार हो, जनता की चुनी हुई सरकार हो और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप, जन कल्याण के अनुरूप शासन करने वाली सरकार हो। और वो सरकार, ये दुख अभी मैंने बताया कि जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए भरपूर विचार मंथन हुआ। अपन ने पिछले वीडियो में भी ये जाना था कि जब संविधान है वो इस बात का प्रयास करता है कि कोई भी एक समूह इतना ताकतवर ना बन जाए कि वो संविधान को ही नष्ट कर दे। इसलिए संविधान क्या करता है कि विभिन्न समूहों में, विभिन्न संस्थाओं में शक्तियों का संतुलन कर देता है, ताकि जब एक समूह अतिक्रमण करे तो दूसरा समूह उसको रोक ले। इस बात पर भरपूर विचार विमर्श हमारी संविधान सभा में हुआ था कि जो सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनके अंदर शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाए, कैसे उनके मध्य शक्तियों का विभाजन हो, इस बात पर बहुत बहसबाजी हुई। और फिर क्या अपनाया हमने अपनाया संसदीय शासन व्यवस्था को। ये संसदीय शासन व्यवस्था
कार्यपालिका और विधायिका के बीच में शक्तियों का बंटवारा करती है, शक्तियों का विभाजन करती है। हमने अपनाया संघात्मक शासन व्यवस्था को। संघात्मक शासन व्यवस्था राज्यों के बीच में और संघ के बीच में यानी कि केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन करती है। श्रेष्ठ संविधान निर्माण के लिए हमने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से भी सीखने में संकोच नहीं किया। हमने दूसरे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और संविधान लागू होने के बाद में वहाँ किस किस प्रकार की अपन कहें कि प्रतिक्रियाएं हुई, कौन सा संविधान सफल हुआ, कौन सा संविधान जल्दी ही निष्प्रभावी हो गया। इन सब अनुभवों का अध्ययन करने के बाद में हमारे संविधान निर्माताओं ने विभिन्न संविधानों की अच्छी अच्छी बातें जो कि भारतीय संविधान के अनुकूल उन्हें लगी, भारतीय व्यवस्था के विविधताओं से भरे भारत के अनुकूल उन्हें लगी, वो हमारे भारतीय संविधान में शामिल की गई। चलिए देखते हैं अपन कि कौन कौन से संविधान से हमने क्या क्या लिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। किसी भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कंपटीशन एग्जाम्स हैं, उनमें भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि भाई ये वाली व्यवस्था भारतीय संविधान में कौन से देश के संविधान से ली गई है। तो इनको जरा अपन ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं ब्रिटिश संविधान से। उस वक्त हमारे ऊपर शासन ब्रिटिश सरकार का ही था, ब्रिटिश राज्य का ही था, और वहाँ के संविधान से भी हमने कुछ कुछ लिया। वो क्या लिया? सबसे पहले तो हमने ये लिया कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनावों में जीत का फैसला। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनावों में जीत का फैसला एक प्रणाली है जिसको अपन अपनी इसी पुस्तक के 3रे अध्याय में पढ़ेंगे। ये अपन ने कहाँ से ली है? ये ली है अपन ने ब्रिटेन के संविधान से। सरकार का संसदीय स्वरूप, जैसे मैंने अभी बताया, संसदीय स्वरूप कार्यपालिका और विधायिका दोनों के आपसी संबंधों के आधार पर निर्धारित होता है। दोनों में शक्तियों का विभाजन पैदा करता है और दोनों को एक दूसरे के संबंधों को बरकरार रखने के लिए एक तरह से आधार देता है। तो ये संसदीय रूप हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका और कानून निर्माण की विधि, ये सारी की सारी बातें हमारे संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। अब अपन चलते हैं अमेरिका के संविधान की ओर। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। हमारा जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। एक संपत्ति का मूल अधिकार था, उसको मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो ये मूल अधिकार हमने लिए अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन हमारे न्यायालय की एक शक्ति है कि वो राज्य द्वारा सरकार द्वारा बनाए हुए किसी भी कानून का एक तरह से अवलोकन कर सकती है और वो इसकी वैधता की जांच कर सकती है कि ये जो बनाया गया कानून है क्या ये संविधान के अनुरूप है, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है। अगर अनुरूप है तो ठीक है, अन्यथा वो उसको अवैध घोषित कर सकती है या फिर उसके किसी भाग को शून्य घोषित कर सकती है इस आधार पर कि ये कानून संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। तो न्यायालय की ये शक्ति कहलाती है न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि हमने ली है अमेरिका के संविधान से। साथ ही हमने अमेरिका के संविधान से ली है स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने के लिए उन पर एक महाभियोग की प्रक्रिया लागू की जाती है, ये भी अपन राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, उनको भी पद से हटाए जाने की एक विशेष प्रक्रिया है, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अब देखते हैं अपन कि कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया। कनाडा के संविधान से हमने लिया संघीय व्यवस्था, लेकिन वो भी सशक्त केंद्र के साथ। अमेरिका में भी संघात्मक व्यवस्था है लेकिन वहाँ राज्यों को अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जबकि हमने जो संघात्मक व्यवस्था अपनाई है वो कनाडा के संविधान के अनुरूप है कि राज्यों को भी हमने शक्तियाँ दी हैं लेकिन हमने हमारे केंद्र सरकार को भी मजबूत बनाया है, केंद्र को भी हमने एक मजबूत स्थिति में रखा है। इसलिए
संघात्मक व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। संघात्मक व्यवस्था में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, संघ में और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है। और ये बंटवारा कैसे होता है? 3 सूचियां होती हैं इसमें। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों में कुछ कुछ विषय निर्धारित किए जाते हैं, कुछ कुछ विषय रख दिए जाते हैं। संघ सूची वाले विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची वाले विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उस पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बनाते हैं। अगर मान लो एक ही विषय पर दोनों ने कानून बनाया है तो जो केंद्र सरकार वाला कानून है वो मान्य होता है। कुछ ऐसे विषय रह जाते हैं जो कि इन तीनों ही सूचियों के अंदर समाहित नहीं हैं, उन्हें कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियां, और वो हमारे कनाडा के संविधान के अनुरूप केंद्र को दी गई हैं। यानी कि अवशिष्ट शक्तियां सारी की सारी किसको प्राप्त हैं? केंद्र को प्राप्त हैं। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, आप सभी जानते हैं कि राज्य के जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी हमने लिया है कनाडा के संविधान से। अब अपन बात करते हैं फ्रांस के संविधान की। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से ली है कि हमारी जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, हमारे देश में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। एक नाम मात्र की कार्यपालिका जो कि हमारे राष्ट्रपति हैं, और एक वास्तविक कार्यपालिका जो कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है। तो ये जो नाम मात्र की कार्यपालिका है जो कि हमारे शासन के अध्यक्ष हैं वो चुने हुए होंगे, निर्वाचित होंगे। ये हमने लिया है फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, ये जो फ्रांस की क्रांति थी उसके आदर्श थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसको हमने हमारे संविधान में शामिल किया है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व, कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? ये हमने लिए हैं आयरलैंड के संविधान से। हमारे संविधान के भाग 4 में शामिल किए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे राज्य को, हमारे केंद्र को निर्देश देते हैं कि उन्हें किस प्रकार की शासन व्यवस्था की स्थापना करनी है, उन्हें लोक कल्याण के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए किस प्रकार का शासन चलाना है, किस प्रकार के कानून बनाने हैं। ये बातें हमने ली हैं आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ली है, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। तो देखा आपने कि किस प्रकार अलग अलग देशों के संविधानों का अध्ययन करके और वहाँ की अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में शामिल किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय संविधान दूसरे संविधानों की नकल मात्र है। वहाँ से उन प्रावधानों को लिया जरूर गया, लेकिन वो भारतीय जो हमारा विविधताओं से भरा देश है, जो यहाँ विभिन्नताएं हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए उनमें जरूरी आवश्यक परिवर्तनों के साथ हमने उनको समाहित किया, ना कि हमने ऐसा का ऐसा उन प्रावधानों को अपने संविधान में शामिल कर लिया। तो ये एक तरह से किसी दूसरे संविधानों की नकल नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान निर्माताओं की सूझबूझ का, बुद्धिमत्ता का परिचय है कि हमने कभी भी दूसरे देशों से भी सीखने में संकोच नहीं किया। उनके भी अच्छे प्रावधान, जिनके परिणाम अच्छे रहे, उनके अनुभव के आधार पर हमने देखा और अपने देश को देखते हुए, यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक परिवर्तनों के साथ उनको हमारे संविधान में शामिल किया गया। देखते हैं क्वेश्चंस। भारतीय संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने में सफल रहा है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। कि क्या भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक ढांचा प्रस्तुत किया है? क्या भारतीय संविधान एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था दे पाया है, जनता के अधिकारों की रक्षा कर पाया है? इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं कि कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि एक लोकतांत्रिक ढांचा देने में सफल बताते हैं भारतीय संविधान को।
विदेशी संविधानों से विभिन्न प्रावधानों को ग्रहण करना क्या किसी नकलची मानसिकता का परिणाम था? जैसे कि अभी अभी अपन ने बात की कि विदेशी संविधानों से हमने वहाँ के प्रावधानों को ग्रहण किया, तो क्या ये नकलची मानसिकता थी कि बस कॉपी पेस्ट कर लो, या फिर कोई बुद्धिमत्ता थी? तो इसके बारे में अपन जानते हैं कि भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप संविधान में शामिल किया गया। क्या केवल उनकी नकल करके शामिल कर लिया, या फिर हमने भारत की समस्याओं को देखा, यहाँ की आशाओं को देखा, उम्मीदों को देखा, और फिर हमने उन प्रावधानों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने संविधान में शामिल किया? इस बात पर आपको अपने विचार लिखने हैं। तो ये था अपना संविधान, विभिन्न स्रोतों का निचोड़। आगे अपन लेंगे अपना अगला चैप्टर। धन्यवाद।